हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी, वो भी आर डी शर्मा से। तो आर डी शर्मा से हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। शीला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय राइड्स ऑन द गेम व्हील एंड प्ले होपला। ये गेम होता है, a game in which you throw a ring on the items kept in the stall, and if the ring covers any object completely you get it. The number of times she played hopla is half the number of rides she had on the gant wheel. Each ride cost ₹3 and a game of hopla cost ₹4. If she spent ₹20 in the fair, represent this situation algebraically and graphically. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक गर्ल है, वो विलेज गई तो वहाँ उसने दो चीज़ें की। ठीक है, एक तो उसने राइड की, गेंट व्हील की, दूसरा उसने गेम खेला है यहाँ पर हुपला। इसमें क्या होता है, आपने भी खेला होगा ये गेम कभी, कि कोई भी जैसे कई सारी आइटम्स रखी होती है, उसमें हमें रिंग डालनी होती है। अगर वो आइटम उस रिंग पे पूरी पूरी आ जाती है, कवर्ड हो जाती है रिंग से, तो वो आइटम आपकी हो जाती है। ठीक है, तो उसने भी यही दो चीज़ की। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, जो उसने हुपला खेला ना वो हाफ है जितना उसने वो राइड ली थी उसके। एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, दूसरा उसका कॉस्ट दे रखा है कि उसने राइड में कितना खर्चा किया है, पोपला वाले गेम में कितना खर्चा किया और टोटल कितना स्पेंड किया है। तो हमको इसको अलजेब्रिकली मतलब इसकी इक्वेशन बनानी है और साथ ही साथ ग्राफिकली मतलब इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो हमारे को यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द व्हील, उसको मैंने एक्स मान लिया। तो फिर नंबर ऑफ, आप दूसरा क्या था, गेम खेला था उसने, है ना। तो नंबर ऑफ गेम्स प्ले होपला, वो मैंने वाई मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो वो क्या कह रहा था यहाँ पर कि जो होपला वाला है वो हाफ है नंबर ऑफ राइड्स के। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू में x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल्स टू में x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। इसको आप अपने इक्वेशन 1 मान लो। एक और इक्वेशन आपको कॉस्ट की दे रखी है, राइड्स के लिए थ्री रुपीज़ लगे और गेम के लिए 4। तो दूसरी इक्वेशन 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में 20 हो जाएगी, क्योंकि टोटल रुपीज़ तो आपके 20 ही लगे हैं ना। ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसको अपना इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ पर एल्जेब्रिकली, आपकी यहाँ पर ये दोनों ही इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपसे वो क्या कह रहा था, इसको एल्जेब्रिकली भी करना है और ग्राफिकली भी करना है। ग्राफिकली का मतलब क्या है, इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो अगर मैं अपने इक्वेशंस यहाँ पर देखूँ, तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर है, आपके पास इक्वेशन 1 हम यहाँ ले लेते हैं, x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इसके सॉल्यूशन निकालती हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनको ग्राफ पे भी तो दिखाना है। एल्जेब्रिकली तो मैंने दिखा दिया, यही है एल्जेब्रिकली आपके पास जो इक्वेशन आपने बनाई। अब अगर ग्राफ पे हम देखें तो देखो, एक बार मैंने यहाँ पर y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है ना। y की जगह अगर मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x माइनस का 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस टू इज इक्वल x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी, 2 निकल जाएगी। ठीक है ना, तो 2 लिख दिया। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर y की जगह 2 रख दिया। तो यहाँ पर 2 2 जब 4 हो जाएगा, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चलो, एक सॉल्यूशन के तो मैंने यहाँ पर आपके ये निकाल दिए हैं सॉल्यूशन एक इक्वेशन के। अगर हम अपनी दूसरी इक्वेशन देखें तो वो मेरे पास है यहाँ पर 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में 20। तो अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x और y यहाँ पर ले लेते हैं। तो एक बार मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी। तो 4 जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का होगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 20 जो है वो 5 पे ही तो आता है 4 की टेबल में। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ही नंबर्स रखने हैं कि आप आसानी से इनके आंसर निकाल सको, वरना पॉइंट में आंसर आएंगे तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर अब आप x की जगह क्या रखो, x की जगह अगर आप 1 रखते हो, x की जगह, चलो यहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो ये तो 3 है, तो 4y इज इक्वल्स टू में 20 माइनस 3। तो 4y इज इक्वल्स टू में 17 हो जाएगा। तो भी ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है ना।
तो इससे अब क्या करेंगे, कुछ और रखते हैं। तो चलो x की जगह 4 रख के देखते हैं सीधा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में 4 प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में 20, तो ये 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12, तो 8 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगी। तो एक 2 निकल गई और यहाँ पर क्या रखा था आपने, 4 रखा था। ठीक है, एक 0 और 5 हो गई। एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो x की जगह कुछ और रखते हैं हम यहाँ। तो एक बार 8 रख के देख लो, क्योंकि बाकी की जो आप वैल्यूज रखोगे तो अपॉन में आएगा। 8 रख के देखती हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 8 जा 24 हो जाएगा आपके पास, प्लस का 4y आपके पास ऐसे है इज इक्वल्स टू में 20। 24 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4, y की वैल्यू -1 आ गई जब x की वैल्यू 8 थी। तो ये दो जो आपने सॉल्यूशन निकाले हैं, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, इनको आपको ग्राफ पे दिखाना है। अब देखो ग्राफ पे दिखाएंगे कैसे। तो आपको प्रॉपरली ये बिल्कुल पेंसिल और स्केल से ड्रॉ कर रहा है, मैं आपको फ्री हैंड से ड्रॉ करके दिखा दूँ, पर आप इसको पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस है, ये माइनस का x एक्सिस है, ये माइनस का y एक्सिस हो गया आपके पास यहाँ पर, और ये आपके पास क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। ओरिजिन ये रहा 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिए मैंने यहाँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक यहाँ ले लिए। -1 -2 -3 -4, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो पुट कैसे करेंगे। पहले इक्वेशन 1 पुट करेंगे, 0 0 है तो यहीं पर ही आएगा 0 0। तो उसके बाद है आपके पास 2 और 1, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 4 और 2 है, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे तीनों को ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ हो गई। ये तो आपके पास आ गई किसकी, इक्वेशन 1 की। ये इक्वेशन 1 की है। कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं सब। तो ये आपके पास 2 और 1 था, ये आपके पास 4 और 2 था, और ये आपके पास क्या था, 0 और 0 था। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन का अगर देखें तो 0 और 5 है, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये रही 5। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपना देखें तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, एक तो यही आ जाएगा पॉइंट आपके पास। और उसके बाद 8 और -1 है, तो 8 और -1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको अब ऐसे ज्वाइन कर दो तो आप देखोगे ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, और यहाँ आपको लिखना है 8 और -1, और यहाँ आपको लिखना है 0 और 5। तो ये था आपके पास ग्राफिकली। इन पे आपको इक्वेशंस लिखनी है जो आपने बनाई है, जैसे कि यहाँ आपको लिखना है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपको लिखना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1, समझ आ गया। आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों बताना था, तो दोनों ही तरीके हमने यहाँ आपके बता दिए। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेम है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years hence I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर एक डॉटर का और एक फादर का रिलेशन दे रखा है एज का। तो आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है, 7 साल पहले मैं जितनी तुम थी ना, तुम्हारी एज थी उसका 7 टाइम्स था। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। फिर कह रहा है आज से 3 साल के बाद जितनी तुम्हारी एज होगी ना, मैं उसके 3 गुना होऊंगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। अब कह रहा है इज दिस नॉट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। 7 साल पहले वो 7 गुना होगा, 3 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगा। अब आपको इसी को क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है। तो मतलब पहले आपको इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो ये लेट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, वो मैंने x ईयर्स मान ली। अब प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो मैंने y ईयर मान ली। ठीक है, अब 7 ईयर एगो, पहले 7 साल पीछे चलते हैं। चलो
तो यहाँ देखें तो एज, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 7 साल, वो पीछे गया तो 7 साल कम ही होगी ना, तो x माइनस 7, और उसकी डॉटर की भी, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास y माइनस 7। अब वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ पर, तो कह रहा था वो उसके 7 गुना हो जाएगा। तो जब ये तो 7 गुना है ही ना, आफ्ताब बराबर करने के लिए मैंने उसकी डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आगे आपके पास x माइनस 7, 7y माइनस का 49, तो x माइनस का 7y माइनस का 7 प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7y, अब 49 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर 7 को माइनस कर दो, तो प्लस का 42 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है एल्जेब्रिकली वाली। ठीक है, अब एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ बनाते हैं उसे। ठीक है, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस का 3, क्योंकि आज की एज उसकी x है, तो आगे 3 साल के बाद 3 बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस का 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो कह रहा था कि मैं उसकी 3 गुना हो जाऊंगा उसकी एज के, तो वो तो 3 गुना है ही, बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का 3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3y प्लस का 9। तो x प्लस का 3 माइनस का 3y माइनस का 9 इजिकल टू 0। तो x माइनस का 3y माइनस का 6 इजिकल टू 0, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली आपको ये सिचुएशन दिखानी थी, इस सिचुएशन को आपने एल्जेब्रिकली यहाँ दिखा दिया। अब बात आती है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली अब आपको मेथड समझ आएगी है, तो ग्राफिकली तो आप कर ही सकते हैं, सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो एक्स और वाई के इनके सॉल्यूशन मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर, आप ग्राफ पे उसे खुद से ही प्लॉट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से कुछ बना सकें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना, तो x माइनस 7y प्लस का 42 है, तो इक्वेशन 1 आपके पास है यहाँ पर x माइनस का 7y प्लस का 42 इजिकल टू 0, और इक्वेशन 2 आपके पास है यहाँ पर x माइनस का 3y माइनस का 6 इजिकल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो आप इसको करोगे कैसे, एक को 0 रखो तो दूसरे की वैल्यू निकलती रहेगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू पहले आप यहाँ से निकाल लो, तो 7y माइनस का 42 हो गई है। अब यहाँ पर अपने बॉक्स बना दो, यहाँ पर 3 सॉल्यूशन तो आपको निकालने ही निकालने हैं। ठीक है ना, तो ऐसी वैल्यू रखना ताकि x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना है, उस हिसाब से आपको y की वैल्यू रखनी है। तो देखो अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 6 रखते हो तो 7 6 या 42 हो जाएगा, 42 माइनस 42 0, एक तो आ गई वैल्यू आपके पास। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखो कि माइनस करके छोटे छोटे आंसर्स निकल जाए, अगर 7 6 रखा है यहाँ, 7 8 जा, तो 7 8 रखते हो y की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 56। 56 में से अगर आप 42 को माइनस करोगे तो यहाँ 14 बचेगा, तब भी बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप 8 रख सकते हो। 14 तक के नंबर्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे नंबर लाइन के ऊपर, जो आप अपना कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाओगे। ठीक है, एक आप क्या करो, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 5 रखते हो तो 7 5 जा 35, 35 में से 42 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगी। आप चाहो तो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, पर रखना ऐसे कि जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी छोटी आए, बहुत बड़ी ना आए। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं अपना सॉल्यूशन देखूँ, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3y प्लस का 6, तो उसी हिसाब से वैल्यूज रखना कि ज़्यादा बड़े नंबर यहाँ पर ना हो। तो अगर मैं एक बार y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू एक बार 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर आप 1 पुट करोगे तो आपके पास 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर मैं एक बार y की वैल्यू -1 रखती हूँ तो यहाँ पर मैंने रख दिया -1 प्लस का 6, तो -3 प्लस का 6 कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब आप इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ग्राफ आप सभी जने ड्रॉ कीजिएगा, कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कितने बच्चों का ग्राफ एकदम परफेक्ट एकदम ठीक से बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इसमें तो आपको ग्राफिकली ही दिखाना है। देखो यहाँ क्या कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में,
द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड द पाथ ऑफ द अनदर ट्रेन बी इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। आपको इसको ग्राफिकली दिखाना है। इसमें इक्वेशन पहले से ही बनी हुई है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अगर मैं यहाँ ट्रेन ए की बात करूँ तो उसकी इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू में 0। तो किसी एक की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लो तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेती हूँ। 3x इज इक्वल टू 4y माइनस का 4y आ जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 4y। 4y पीछे ले गई क्योंकि वो माइनस का था और 3 नीचे आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूँ, x और y मुझे पुट करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू पुट करते रहो, x की वैल्यू आपके पास खुद निकलती रहेगी। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 4 इंटू में 0/3। तो 12 में 12 ही बचेगा क्योंकि वहाँ तो 0 आ गया। तो 12/3 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखना जिससे आप इजीली माइनस कर सको, y की वैल्यू 3 रखती हूँ तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इंटू में 3/3। तो 4 3 जो तो 12 ही होता है ना, तो 12 माइनस 12/3 तो 0 ही आ जाएगा ये तो आपका। तो एक वैल्यू 0 आ गई। एक आप चाहो तो नेगेटिव में भी रख सकते हो या फिर कुछ ऐसे में रखो कि आप उसे ईजिली 3 से डिवाइड कर सको, वरना तो दिक्कत हो जाएगी अगर वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अगर मैं -1 रखती हूँ यहाँ पर तब भी 8 आए। 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रख के देख लो आप, तब भी नहीं होगा सेटिस्फाइड। 3 हम रख ही चुके हैं। 4 4 जा 16 तब भी नहीं होगा। 4 5 जा 20 तब भी नहीं होगा। ठीक है, 4 6 जा 24, 24 में से अगर आपके पास कितना 12 जाएगा, ये सेटिस्फाइड होगा। तो x की वैल्यू हम y की वैल्यू एक बार क्या करते हैं यहाँ पर 6 रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 24/3 आ जाएगा। तो 12 में से 24 जाएगा, माइनस का 12/3 तो कट करोगे तो माइनस का 4 आएगा x की वैल्यू, अगर आपने यहाँ 6 रखा है तो। फर्स्ट इक्वेशन के बन निकल गए सॉल्यूशन। चलो अब ट्रेन बी देखते हैं यहाँ पर। तो उसकी इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर 6x प्लस का 8y माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हो। वो कैसे, इसमें से 2 को कॉमन लेके। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 4y आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। और ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में 24 कर दिया है मैंने। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रही हूँ। 24 माइनस का 4y अपॉन में 3 हो गई। चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसके भी सॉल्यूशन जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब कैसे करोगे। अगर आप एक बार y की वैल्यू 0 रखते हो तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी। 24/3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। 8 तो निकल गया। अब एक बार और कोई और वैल्यू रख के देखो, 3 रख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 24 माइनस का 12/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 12/3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू 6 रख लो। 4 6 24, तो 0/3 0 आ जाएगा। अब आपको इसको ग्राफिकली दिखाना है। तो वही सेम चीज़ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके निकाल दिए हैं। आपको सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ पेपर लीजिएगा और वहाँ पर इन्हें पॉइंट्स को प्लॉट कीजिएगा और देखिएगा कि लाइंस आपकी कैसे ड्रॉ हो रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, पैरेलल लाइंस बन रही है, कैसी लाइंस बन रही है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों की इसमें जो ग्राफ पे लाइंस बनी है वो कैसी ड्रॉ हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ग्राफिकली वाला ही क्वेश्चन है ये भी। तो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं इसके यहाँ पर। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ कह रहे हैं गोरिल्ला इज वॉकिंग अलोंग द पाथ जॉइनिंग -2, 3 एंड 2, -2। आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। वाइल सुरेश इज वॉकिंग अलोंग द पाथ 0 जॉइनिंग 0 5 4 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। आपको तो यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको ग्राफिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ही इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। ये -x है आपके पास, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये माइनस का y और ये x एक्सिस है आपके पास। तो यहाँ आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6
7 8 तक नंबर मैंने यहाँ ले लिए। यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 तक यहाँ ले लिए। तो 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ ले लिया, और -1 -2 और -3 यहाँ ले लिया। तो पहला है -2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट। थोड़ा सा इधर आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक है 2 और -2, तो 2 और -2 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे। ये आपका बन गया इक्वेशन 1 का। और उसका देखें तो 0 और 5 है, तो वो तो यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पे, और 4 और 0 है तो वो यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस पे। तो आप देख लो कुछ पैरेलल लाइन जैसा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये किसका था? ये सुरेश का है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ लिखना हो कि लाइंस कैसी हैं, तो आप लिख सकते हो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन में मुझे बताने वाले हो ना कौन सी है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया दीज टू लाइन आर पैरेलल। क्लियर है क्वेश्चन 4? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। अब हम यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज एंड विदाउट ड्रॉइंग देम फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो यहाँ पर ये पूरी एक टेबल है आपके पास, हमने ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है। उसमें मैंने आपको ये टेबल पूरी एक्सप्लेन कर रखी है कि कैसे कब पता चलता है, बिना ग्राफ बनाए कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी या कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। तो आप वो चैप्टर, ये जो चैप्टर है आप एनसीईआरटी से ज़रूर कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर वही कंसेप्ट दोबारा से एक बार शॉर्ट में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, बिना ग्राफ बनाए आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो आप सबसे पहले आप चेक करो A1/A2 कितना है, B1/B2 कितना है, और C1/C2 कितना है, ठीक है। पता है आपको A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, जो कॉफिशेंट है x के। B1 और B2 क्या है -4/6, C1/C2 क्या है 8/-9। अब आप देख लो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आपस में मुझे इक्वल नहीं दिख रहे। इसको अगर मैं कट भी कर दूँ तो 2/3 आएगा, नहीं है ना इक्वल। तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये आपस में इक्वल नहीं होते ना, तो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन। तो ये आपको जो कंसेप्ट है ना, ये एक बार समझ के बस समझ लोगे ना, याद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं अपना सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखूँ, तो इक्वेशन है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 = 0, और एक इक्वेशन है आपके पास 18x प्लस का 6y प्लस का 24 = 0। फिर अगेन इसमें मैं वही चेक करने वाली हूँ यहाँ पर। तो A1/A2 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो है मेरा 9/18, जिसको मैं कट करके 1/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। B1/B2 अगर मैं अपना यहाँ चेक करूँ तो वो है मेरा 3/6, जिसको कट करके मैं 1/2 ही लिख सकती हूँ। C1/C2 अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो है मेरा 12/24, जिसको कट करके 1/2 लिख सकती हूँ। तो आप देख रहे हो आपका A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है, और वही C1/C2 के इक्वल है। तो जब ये इक्वल होते हैं ना, तो कौन सी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन, जो कि आपको यहाँ पर लिख के दिया है। तो बस आप यहाँ सीधा सीधा लिख दो कि जो आपकी लाइन्स है वो क्या है? कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? अब अगर अपना यहाँ पर थर्ड पार्ट देखूँ तो एक और पार्ट अभी हमारे पास यहाँ पर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x माइनस का 3y प्लस का 10 = 0, और एक है हमारे पास 2x माइनस का y प्लस का 9 = 0। अगेन A1/A2 अगर मैं इसमें चेक करूँगी तो वो 6/2 है, जिसको कट करके मैं 3/1 लिख सकती हूँ। B1/B2 अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगी तो वो मेरे पास -3/-1 है, तो माइनस से माइनस कट गया तो 3/1। C1/C2 अगर मैं चेक करूँगी तो वो है मेरे पास 10/9। तो आप देख रहे हैं यहाँ A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन होती है तो लाइंस कौन सी बनती है मेरी? तब बनती है मेरी पैरेलल लाइंस। क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना था, बिना ग्राफ बनाए ये बताना था कि लाइंस बनेंगी कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिए, इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट। कह रहा है एक इक्वेशन आपको दे दी है,
दूसरी इक्वेशन इस तरीके से बनाओ कि जब आप उसका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करो ना, तो आपका फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनना चाहिए, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड केस में पैरेलल बनना चाहिए और थर्ड में इंटरसेक्टिंग बनना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट अगर मैं लिखूँ, एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ये मेरे को दे रखी है, ठीक है ना। तो अनदर इक्वेशन कैसे बनेगी यहाँ पर, तो कुछ ऐसा बनाना जिसमें आपका a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ना हो, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो यही है इंटरसेक्टिंग वाली की, कि ये इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लो 5x ले लो, प्लस का यहाँ पर ले लो 9y, माइनस का 13 इजिकल टू 0, कोई भी बना सकते हो। अब आप देख लो, इसका a1/a2 है 2/5, b1/b2 है 3/9, जिसको मैं 1/3 कह सकती हूँ। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ पैरेलल लाइंस, तो पहले हम अपनी जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक और इक्वेशन लिखनी है पैरेलल लाइंस के लिए, पहले उसकी कंडीशन लिखेंगे। तो अनदर लीनियर इक्वेशन, कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइंस के लिए, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही ले रहा है कि जो इनके इक्वल है। तो एक मैंने ले ली यहाँ पर 4x और यहाँ पर ले लिया प्लस का 6y और यहाँ पर ले लिया मैंने प्लस का 24। तो अगर आप चेक करो तो a1/a2 आपका 2/4 है, तो 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हो। b1/b2 आपका 3/6 है, उसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, इक्वल है ना। पर c1/c2 आपका -8/24 है, जो कि -1/3 आएगा। ठीक है, बन गई कंडीशन। आपकी ये लगानी थी, एक इक्वेशन बन, कोई सी भी इक्वेशन आप खुद से बना सकते हैं, बस कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। थर्ड में अगर देखूँ, पहले अपनी इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इजिकल टू 0 है। तो अनदर लीनियर इक्वेशन देखें हम, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, आपके पास a1 कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के भी इक्वल होना चाहिए और c1/c2 के भी इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, इसको बना देते हैं 4x प्लस का 6y माइनस का 16। अब अगर आप चेक करो, a1/a2 है आपके पास 2/4, b1/b2 है 3/6, c1/c2 है -8/16। इसको कट करके भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी है ना इक्वल, तो बन गई एक और कंडीशन। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास यहाँ, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अगेन वही आपको इक्वेशन बनानी है, एल्जेब्रिकली भी और फिर ज्योमेट्रिकली भी आपको रिप्रेजेंट करनी है ये सिचुएशन। तो पहले हमारे को इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एप्पल और ग्रेप्स दे रखे हैं। तो चलो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल को मैंने ₹x मान लिया और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स उसको मैंने ₹y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं एल्जेब्रिकली दो इक्वेशन यहाँ से बना सकती हूँ। वो क्या बनेगी, 2 kg एप्पल थे और 1 kg ग्रेप्स थे, कितने के 160 के। तो 2 kg एप्पल में 2x हो गया, 1 kg ग्रेप में 1y हो गया, इजिकल टू 160। फिर दोबारा एक महीने के बाद 4 kg एप्पल हो गए तो 4x हो जाएगा, 2 kg ग्रेप्स हो गए तो 2y हो जाएगा और टोटल है आपके पास यहाँ 300। देखो ये इक्वेशन 1 तो सही है, सेकंड वाली इक्वेशन से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास 2x प्लस का y बचेगा, इजिकल टू में 300। अब अगर आप इस 2 को उधर ले जाओगे तो वहाँ पर कितना आ जाएगा 150। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। एल्जेब्रिकली तो यही है। अब आप इसको ग्राफिकली भी ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफिकली कैसे होगा यहाँ पर, तो देखो इक्वेशन 1 आपके पास है यहाँ पर 2x प्लस का y इज इक्वल टू में 160। तो आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इस तरीके से ही निकालिएगा, क्योंकि आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पर बहुत लेंदी है। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली 160 माइनस का 2x। अब x और y मैंने यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस निकालती हूँ, जैसे भी पीछे करके आए ना, ये सेम वही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो x की वैल्यू रखनी है
इस तरीके से रखना है x की वैल्यू कि y की वैल्यू बहुत बड़ी भी ना है और x की वैल्यू बहुत छोटी भी ना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखो x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की 160 आ जाएगी सीधा सीधा, ठीक है ना। और अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की 160 आ गई। x की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पर 80 रखी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 80 160 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर मैं ऐसे ही रख लूँ तो ग्राफ पे भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगी। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 60 रखी तो 2 इंटू 60 120, 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। उसी तरीके से अगर हम अपनी इक्वेशन 2 यहाँ पर देखें तो वो मेरे पास है 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 150 है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 150 माइनस का 2x, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ग्राफ के लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 150 आ रही है मेरे। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 40 रखती हूँ तो 80 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 इंटू में 40 कितना हो जाएगा 80, 150 में से 80 जाएगा तो 70 बच जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 30 रखती हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 इंटू में 30 60 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। अब आपको इसको ग्राफिकली भी दिखाना है। तो देखो ग्राफ पे खुद ही दिखाओगे, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। ग्राफ पे अब ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 वाले नंबर्स दिखा रहे हो, नहीं। अब आपने जैसे यहाँ 0 दिखा दिया तो अब 20 का गैप दिखाओ। यहाँ 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 80 हो गया, या 10 का गैप दिखाओ। जैसे भी आप सॉल्यूशन लोगे ना, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ 120, उस हिसाब से दिखाना। ऐसे यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आपने माइनस का 20 लिख दिया, माइनस का 40 लिख दिया, यहाँ भी माइनस का 20 और माइनस का 40 लिख दिया, ठीक है। तो अब 1 2 3 ना दिखा के ये वाले नंबर्स आपको ग्राफ पे दिखाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है। जो भी इनके पॉइंट्स हैं, इनके सॉल्यूशंस हैं, उनको आप प्लॉट कर दीजिए। जैसे ही आप प्लॉट करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी लाइंस बनी है वो कैसे बनी है, पैरेलल लाइंस बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, क्या बना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ क्वेश्चन आप कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि जो आपकी लाइन्स बनी है वो कैसी बनी। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास सेम यही है। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 7 तक ही है हमारे पास। एक्सरसाइज हमारी 3.1 यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी की आर डी शर्मा की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगी। इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आर डी शर्मा से हम सारे ही चैप्टर्स करेंगे, प्लस NCERT से भी करेंगे। इस चैप्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।